हेमंत कुमार जी आपके पास आते, फिर गिरीश भाई और सुजाता जी के पास आएंगे। एक बात तो बिहार के चुनावों ने प्रूव कर दी पिछले 10 सालों में, 2014, 2019 और 2024, बिहार ना तो महंगाई पे वोट करता है, ना नौकरी पे वोट करता है, ना सामाजिक न्याय पे वोट करता है, ना जातिगत जनगणना पे वोट करता है। बिहार इन पे वोट ही नहीं करता, इसलिए मोदी जी इन मुद्दों को कभी नहीं उठाते बिहार के अंदर। जो लोग महंगाई का मुद्दा उठाते हैं, नौकरी का मुद्दा उठाते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वो हमेशा धूल चाटते हैं। 40 में से 30 सीटें बीजेपी गठबंधन की, 40 में से 31 सीटें बीजेपी गठबंधन की 2014 में, 40 में से 39 सीटें बीजेपी गठबंधन की पिछले 2019 के चुनाव में, 40 में से 30 सीटें उस गठबंधन की इस चुनाव में। सर, लोकसभा चुनाव को साधने का जितना तरीका बीजेपी को आता है बिहार में, एक्चुअली हम सोच नहीं पाए कि बीजेपी ने बिहार को अपना गढ़ बना लिया, और जिस एक भी वादा आपसे नहीं करते, मैं नौकरी दूंगा, मैं महंगाई कम करूंगा, मैं सामाजिक न्याय दूंगा, वो कुछ बात ही नहीं करते। हम सोच नहीं पाए कि बिहार की जनता इस पर वोट नहीं कर रही है। सर, अगर वोट करती होती तो पिछले 3 चुनाव से सो कॉल्ड आरजेडी तेजस्वी का वोट 20% में स्टैग्नेंट नहीं होता था, वो एमवाई से बाहर नहीं निकल पाए। ये दिक्कत है उनके साथ में। आप कुछ नया लेके नहीं आओगे तो बिहार की जनता वोट नहीं करेगी। बिहार की जनता को महंगाई रोजगार से कुछ नहीं लेना। सर, मैं आपको बताऊं, अगर लेना देना होता तो इनकी 75% सीटें पिछले 3 चुनाव में आधी हो गई होती। जरा लॉस नहीं है सर। हाँ, कुछ लोग कहते हैं 39 से 31 पे तो आई है, 30 पे तो आई है। मैंने कहा लॉस नहीं है। जो पार्टी किसी भी क्षेत्र में 75% सीटें पिछले 3 चुनाव से जीत रही है, क्रेडिट तो देना होगा सर। हेमंत कुमार जी। धन्यवाद दिनेश जी। जो मुद्दे थे लोकसभा चुनाव में, उसमें से निश्चित रूप से ये आप कह सकते हैं कि बिहार में, अगर बिहार की बात करूं तो बिहार में उन मुद्दों पर गोलबंदी वोटर्स की नहीं हुई। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जो बिहार का वह हिस्सा है जिसको शाहबाद और मगध का इलाका कहते हैं, उस इलाके को अगर आप देखेंगे तो उन इलाकों में जनता बिल्कुल इनके बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे और बीजेपी के संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी एजेंडे और महंगाई और रोजगार के सवाल पर भी वहां की जनता गोलबंद थी। क्यों गोलबंद थी? इसलिए गोलबंद थी क्योंकि वो आंदोलन की जमीन है। उस इलाके में लगातार जो किसान आंदोलन हो, वहां कृषकों, ये मजदूरों का आंदोलन हो, ये आंदोलन रहा है और इसके इसके जड़ में वहां सीपीआईएमएल है। और सीपीआईएमएल के साथ गठजोड़ का ही नतीजा था कि उन इलाकों में बेटर परफॉर्मेंस इंडिया अलायंस ने किया। लेकिन अब जैसे ही आप गंगा के इस पार आते हैं, जो मिथिलांचल, सीमांचल और बज्जिकांचल का जो इलाका है, उन इलाकों में आप जाएंगे तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे वो कमजोर कमजोर हुआ। तो इसकी वजह ये है कि जो हम लोग लगातार आपके भी साथ बातचीत में इस पर चर्चा होती रही थी कि बीजेपी के खिलाफ चुनाव आपको एक आंदोलन के मोड में लड़ना पड़ेगा, जो हुआ नहीं। आप नीचे तक कांग्रेस की, जिन जैसे अभी जो मीनू जी कह रही थी कि जो कांग्रेस की गारंटियां हैं और 5 न्याय पत्र जो है, तो वो सचमुच मोदी जी उसको अपना कॉपीराइट उसमें अपने पास ले लेंगे और उस पर कॉपीराइट भी डाल देंगे, कहेंगे ये मेरा ही बनाया हुआ है। तो कोई उस पर कुछ, क्योंकि उसको नीचे तक, मैं कह रहा हूं कि आप 10 किलो कह रहे थे लेकिन 5 किलो ही लोगों को याद था। 10 किलो याद दिलाने के लिए कोई नीचे नहीं गया। 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में जाएंगे और बेरोजगार नौजवानों को 1 लाख रुपए मिलेगा। तो ये सब चीजें नैरेटिव में कहां गई? उन इलाकों में नहीं गया जिन इलाकों की मैं बात कर रहा हूं, जिन इलाकों में इन चीजों को जाना चाहिए था। वहां 5 किलो ही गुज रहा था। गांव में मैं था और गांव में महिलाएं और सामान्य जो लोग थे, उनको लग रहा था कि मोदी जी तो 5 किलो दे ही रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? तो 5 किलो वाला भी तो असर दिखा रहा था, लेकिन 10 किलो का जो ये था, जो आश्वासन जो इधर से जो दिया गया था कि हम 10 किलो देंगे, इसको नीचे तक पहुंचाने की में बहुत अधिक आपके आप मैकेनिज्म काम नहीं कर रहा था। और यह इसलिए नहीं काम कर रहा था कि मुझे लग रहा था कि मैंने तेजस्वी और मुकेश सहनी की, तेजस्वी और राहुल गांधी की कई सभाएं देखी, और जो भीड़ आ रही थी, इससे ये आकलन कर लिया गया कि लगता है कि हम लोग इसी से जीत जाएंगे। लेकिन जो वहां नेताओं की जो बात थी, जो आपका जो घोषणा पत्र था,
उसको जनता के नीचे तक ले जाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म आपके पास था? मैं देख रहा था कि वहां घोर अभाव था और इसका इसका असर ये हुआ कि बीजेपी जैसी पार्टी के साथ जो आपका मुकाबला था, जो अपने सहयोगियों की भी मदद करने में कोई कमजोरी नहीं छोड़ती है, चाहे पैसा देना हो या उनके लिए प्रचार करना हो। ये दोनों स्तर पर वो बीजेपी वहां अपने सहयोगियों के साथ बहुत मजबूती से खड़ी थी। लेकिन आपके जो इंडिया अलायंस का जो पार्टनर, मैंने देखा कि बिहार के उन इलाकों में आपका प्रचार ग्रास रूट लेवल तक नहीं गया, मतदाताओं की गोलबंदी नहीं हुई और ये जानबूझ करके मान लिया गया कि जो पासवान बिरादरी है वो तो चिराग की वजह से एनडीए के साथ जाएगा ही और ये दूसरे जो कुशवाहा है, क्योंकि उनके कुशवाहा सम्राट चौधरी जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सर है, तो जो आपने एक तरह से अर्थमेटिक जो बनाने की कोशिश की थी वो जी हेमंत जी है, तो वो केमिस्ट्री बनती हुई दिखी नहीं, जिसका ये खामियाजा भुगतना पड़ा। अब रही बात की जो आप कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस ये एनडीए की मोदी जी की जो सरकार है उसको अब फिलहाल कोई खतरा नहीं है, तो मैं आपकी इस बात से इसलिए सहमत। चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, दोनों पुराने एलाइज हैं एनडीए के और इन लोगों ने ये इनके साथ जो कुछ भी जो समझौता रहा है उसको बहुत ही मजबूती के साथ निभाया है। बहुत सारे ये जंक्चर पर नीतीश जी ने कभी भी केंद्र में रहते हुए केंद्र की सरकार को गिराने का कोई उपक्रम नहीं किया था इन्होंने। चंद्रबाबू नायडू अलग हो गए थे लेकिन वहां गिराने के लिए कोई ऐसा कोई उपाय इनकी ओर से नहीं किया गया था या कोई किसी षड्यंत्र का हिस्सा ये नहीं बने थे। तो ये इनके टेस्टेड लोग हैं और जो उम्मीद की जा रही थी कि ये पलट जाएंगे और देश हित में और लोकतंत्र के हित में, संविधान के हित में नीतीश कुमार, तो मैं समझता हूँ कि ये एक तरह से खामख्याली थी और कुछ नहीं था। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार उनके टेस्टेड लोग हैं और ये इतना जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो नाराज हो जाएंगे मंत्री पद के लिए, स्पीकर पद के लिए, तो ये सब अभी ये होता हुआ दिख नहीं रहा है। दूसरे की आपने जो पूरा जो अंकगणित समझाया वो अंकगणित से मैं सहमत हूं कि उस अंकगणित के हिसाब से मोदी जी अभी बहुत ज्यादा मुश्किल में नहीं है और मोदी जी इसी वजह से अपने सहयोगियों को धीरे धीरे वो अंगूठा दिखा, अभी उनको पुचकार रहे हैं, उनको सहला रहे हैं, लेकिन वो किकआउट करना और पीठ पर लात मारने की जब जरूरत आएगी तो वो भी करके दिखाएंगे। तो मोदी जी को अभी कोई हड़बड़ी नहीं है क्योंकि सब लोगों ने सरेंडर कर दिया हुआ है। जो कहा जा रहा था कि जो शर्तें ला दी जाएंगी, जो स्पीकर का पद मांगा जाएगा, अहम मंत्रालय मांगे जाएंगे, कहाँ कुछ हुआ। त्यागी जी ने जो बयान दिया था, केसी त्यागी ने, कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का ऑफर मिला है इंडिया अलायंस की ओर से, तो वो वाला ऑफर भी तो एक तो इधर कांग्रेस से कह दिया गया कि नहीं, हमने ऐसा कोई ऑफर उनको दिया नहीं था। तो त्यागी जी एक बरबोले ने, मैं मानता हूं क्योंकि निजी तौर पर मैं उनको देखता रहा हूं कि त्यागी जी थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स जाकर के बोलते भी है, थोड़ा बरबोला नेता भी है वो। तो कोई जरूरी नहीं कि ये बहुत बहुत कैलकुलेटिव होकर के पार्टी के की ओर से ये इन्होंने कहा होगा। उन्होंने अपनी ओर से ये कहा करके एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अभी कंफर्ट जोन में ये लोग हैं और सही में अभी तो हनीमून पीरियड इनका चल रहा है, अभी कुछ ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। और मोदी जी के लिए मुश्किल खड़ी करने के लिए मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस ने जो कहा है कि हम अपने मुद्दों पर सरकार को झुकाने की कोशिश करेंगे और ये आपको करना पड़ेगा ताकि आपके अपने सहयोगी इंटैक्ट रहें और सरकार के ऊपर दबाव बने, ये इंडिया अलायंस के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी गिरीश भाई के पास आता हूं और ब्लंटली एक बात मैं